लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए सोल ब्राइड ऑफ डेविल माफिया का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। वैष्णवी जी पिच कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए रेडी होकर के इस वक्त जल्दी जल्दी किचन के काम में लगी हुई थी। इस वक्त साड़ी के पल्लू को वेस्ट पर बांधे हुए कभी वो किचन के एक छोर पर जाती तो कभी दूसरे। इतना सारा खाना जो उसे बनाना था वो भी सिर्फ 2 घंटे में। और एक तो उनकी अजीब अजीब सी उबली हुई डिश। वो अपना मुंह अजीब तरीके से सकोड़ते हुए कहती है, ऐसा खाना कौन खाता है? फिर अचानक ही वो खुद में हंसते हुए कहती है, दानव लोग खाते और कौन खाता है? और ये बोलकर के वो खुद ही खुश हो जा रही थी, जैसे कि हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही दे देती है। धीरे धीरे करके उसका 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया था, लेकिन जैसे ही अभी वो ब्रेकफास्ट को ट्रे में रख करके अपने हस्बैंड जी के लिए ऊपर की तरफ ले जा रही थी, तब तक एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जो कि वाकई बहुत अजीब थी। ये किसी औरत की आवाज़ थी। पीछे मुड़ करके देखी थी तो ये संगीता जी थी, जो कि इस वक्त अजीब तरीके से वैष्णवी की तरफ देखती है और फिर धीरे से अपने ठीक बगल में एक आदमी, जो कि इन्हीं का मैनेजर था, उससे थोड़ा गुस्से में कहती है, ध्यान रखना इसके बनाए हुए हर खाने पर। सबसे पहले ये खुद ही खाएगी, उसके बाद कोई खाएगा। हमें भरोसा नहीं है इसके हाथों पर, कुछ भी मिलाकर खिला सकती है। ये सुनते वैष्णवी के हाथ एकदम से उस ट्रे पर गुस्से में जकड़ना शुरू हो गए थे। वो चाह रही थी कि वो इसका कोई ना कोई जवाब तो दे दे। अभी वो कुछ बोल पाती तब तक किसी के टक टक की आवाज़ अब उसे हॉल में सुनाई देने लगी थी। और ये आवाज़ सुनते उसका मुंह एकदम से पिचक सा जाता है, क्योंकि वो अभी अपनी बातों को रखना चाह रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अगर वो कुछ बोलती तो उसके सो कॉल्ड पतिदेव न जाने उसे कौन सा नया पनिशमेंट दे देते, जिसकी वजह से वो चुपचाप अब ऊपर की तरफ जाने लगी थी और जाकर के कमरे में जोर से ट्रे पटकते हुए कहती है, अजीब हालत है। एक तो मेरे से खाना बनवाते हैं, ऊपर से मेरे ऊपर भरोसा भी नहीं है। अगर इतना ही मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी मेड को रखवा कर काम क्यों नहीं करवाते? ये बोलते बोलते वो जैसे अभी शीशे की तरफ देखी थी, पीछे से इस वक्त कर्टन के साथ कोई छुप करके उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके गुस्से से वो भी डर रहा है। टीटू। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर कहती है, टीटू के बच्चे इधर आओ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना काम करना पड़ रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे उनका पूरा वार्डरोब साफ करना पड़ेगा, जिसमें इतने सारे कपड़े हैं। कैसे साफ करूंगी मैं? तुम मदद करोगे मेरी? लेकिन वो अपने चेहरे को मासूमियत के साथ सिर्फ नाम में हिला दिया था और कुछ नहीं बोलता, चुपचाप फिर से पर्दे के पीछे छुप गया था। वहीं नीचे का माहौल इस वक्त थोड़ा सा गर्म हो रखा था। कोई इस वक्त अपनी आंखों को बहुत ही घूर करके यहाँ इस खानदान की सबसे बड़ी बहू यानी कि संगीता जी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं और बहुत धीरे लहजे में अपनी आंखों को हल्का छोटा करते हुए कहते हैं, क्या बात कर रही थी आप? संगीता जी एकदम से शांत पड़ गई थी और अपने कमरे की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन अभी वो जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो शख्स उनके सामने खड़ा था, अगर कोई सवाल उसने किया है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। संगीता जी अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहती हैं, वो तो मैं बस इसे समझा रही थी। अब संगीता जी से कोई सवाल नहीं करना था एडी को, बल्कि वो तो अब मैनेजर की तरफ अपनी नज़रों को शिफ्ट कर चुके थे। और जैसे ही वो अपने एक कदम उस मैनेजर की तरफ बढ़ाए थे, वो एकदम से अपने हाथों से पसीना पोंछते हुए कहता है, सर वो मैडम कह रही थी कि। तो मिस्टर एडी जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए अपनी नज़रों को उसी के ऊपर गड़ाए हुए पूछते हैं, क्या कह रही थी? उन्होंने बहुत ही स्लोली ये बोला था, लेकिन जिस टोन में बोला था वो पूरे हड़बड़ा करके सारी बातें एक एक करके बताना शुरू कर देता है। वो वैष्णवी मैम, अब मेरा मतलब है आपकी वाइफ, वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाई तो सबके लिए बनाई। तो मैडम ने कहा कि अगर किसी को भी खाना है तो वो पहले उनको टेस्ट कराएगा। पता चले आपकी जो वाइफ मैम मतलब वैष्णवी मैम है वो कुछ मिलाकर खिला दे सबको। तो इसी वजह से बस इतना ही बोला मैम ने। सर मैं जाऊँ अब? तभी वो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, स्टे हियर। और फिर वो संगीता जी की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, बहुत विश्वास है आपको मेरी वाइफ पर कि वो मुझे कुछ मिलाकर खिलाना दे, इसकी फिक्र हो रही है आपको। और ये बोलते हुए वो एक एक कदम उनकी तरफ आगे बढ़ाए जा रहे थे। संगीता जी पीछे होकर के ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल लाते हुए कहती हैं, मैं तो बस फिक्र कर रही थी, बात सही है, पर अब मेरा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। मैं भी तो ध्यान रखूं कम से कम अपने देवर का, अपने परिवार का। यह सुनते हुए मिस्टर एडी के चेहरे पर न जाने क्यों ऐसी कुटिल से स्माइल आ रही थी, जैसे कि वो अपनी इन प्यारी सी बड़ी भाभी के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा उनसे कुछ बात ना करना चाह रहे हों। वो उनकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहते हैं,
आप बस अपनी फिक्र करिए। और जहाँ तक बात रही उस लड़की की, तो भूलिएगा मत कि वो मिसेस देशमुख यानी कि मेरी वाइफ है। जो भी है जैसी भी है, उसे सिर्फ मैं ही कुछ बोल सकता हूँ। मेरे अलावा अगर किसी ने उसके बारे में कुछ भी कहा ना, तो आप तो अपने देवर से अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्या कर सकता हूँ मैं। और ये बोल करके वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे थे। और इतना बोल करके अब उनकी कदम अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ गए थे। तभी संगीता जी, जो कि हांफते हुए अपने मैनेजर की तरफ घूरते हुए कहती हैं, सब कुछ बताना ज़रूरी था। हाँ, तुम्हें क्या पता उसके बारे में, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया ये। पानी लेकर आओ मेरे लिए। वहीं कमरे में टीटू के साथ इस वक्त वैष्णवी जी अलग ही बातों में लगी हुई थी। मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता यहाँ पर। मुझे तो मन करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। देखना एक दिन यहाँ से भाग ही जाऊँगी मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली। तब तक पीछे से अचानक ही दरवाज़ा खुला था और ये बात उन्होंने भी सुन ली थी। भाग जाऊँगी। भागना है, भागो। जहाँ भाग सकती हो वहाँ भागो। मैं भी देखता हूँ कौन सी जगह है जो तुम्हें एडी से बचा लेगी। बेचारी वैष्णवी तो आराम से बातें कर रही थी अपने टीटू से। ये कहाँ से आ गए। तभी टीटू अभी कुछ बोल पाता, लेकिन तब तक तुरंत ही वैष्णवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम तो चुप ही रहो। खामखा दोबारा से अगर दाना वाना बोल दिया ना, तो पता नहीं क्या क्या करवाएंगे मुझसे। तभी वो टीटू को अपने साड़ी के पल्लू से छुपाने लगी थी और प्यार से उसे सीने से लगाए हुए बाहर की तरफ सोची कि अपने धीरे कदमों से भाग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उसे अचानक अपने हाथों से बने हुए इस ब्रेकफास्ट को खुद खाओगी। तभी वो गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, मैं नहीं खा सकती। वो मैं ऐसे उबले खाने खाती ही नहीं हूँ ना, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं। लेकिन उसको पसंद नहीं था? क्या ये रीज़न पॉसिबल था जो उसे ये खाने से बचा सके? बिल्कुल भी नहीं। कल उसे ऐसी चीज़ खिलाई गई थी जिससे उसे एलर्जी था। मूंगफली खाने के बाद बेचारी को कितनी प्रॉब्लम हुई थी ये सिर्फ वैष्णवी ही जानती थी। तो यहाँ पर उसकी पसंद का कोई ध्यान रखेगा, उसकी फ़िक्र करेगा? पॉसिबल ही नहीं था। अब जैसे ही एडी को ये सुनाई दिया था कि उसे ऐसा उबला खाना नहीं पसंद है, फिर क्या था। अब तो मिस्टर एडी उसको बिठा चुके थे ज़बरदस्ती चेयर पर और सामने के रखे ट्रे की तरफ घूरते हुए कहते हैं, जब तक मैं शावर लेकर आ रहा हूँ पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। और हाँ, फेंकने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना तो मैं उठाकर फेंक दूंगा। एक तरफ यहाँ वैष्णवी जी को कमांड दिया गया था कि वो सारे ट्रे का खाना ख़त्म करे, जो कि बेचारी से देखा तक नहीं जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जी ये बोल करके बाथरूम के अंदर जा चुके थे, खा करके मेरा कपड़ा दे देना जैसे ही मैं मांगू। और ये बोल करके वो टॉवल के भरोसे अंदर जा चुके थे। तभी पीछे मुड़कर के वैष्णवी उन्हें घूरते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना ये सब। अपनी फेवरेट चीज़ बनवा करके मुझे क्यों खिला रहे हैं, बहुत बुरे इंसान है ये। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है टीटू पर और वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, श्श, उनसे नहीं बताना, वो बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है? उनके सामने कुछ नहीं बोलोगे तुम्हें कुछ खाना है? लेकिन बेचारा टीटू भी तोता था, कोई इतना मजबूर गुलाम नहीं जो ऐसे अजीब से सड़े हुए खाने को खाएगा। सामने रखे इस ट्रे को देकर के तो बेचारे का भी मूड ऑफ हो गया था और वो बेचारी यहाँ पर वैष्णवी जिसे सामने रखे इस उबले उबले अजीब गरीब सैलेड्स को खाना पड़ रहा था। इतनी कच्ची कच्ची सब्जी को इंसान कैसे खा सकता है? लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है, नहीं, इंसान थोड़ी ना है ये तो दाल। लेकिन ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी और बहुत ही मुश्किल से सामने रखे इस खाने को खाए जा रही थी। वैसे वो बहुत हेल्दी था, अगर वैष्णवी ऐसे खाने को खाती तो उसके लिए फ़ायदेमंद ही होता, लेकिन फिर भी इतना फ़ायदे के चक्कर में थोड़ी ना जीती थी वो। अभी बेचारे से आधा ट्रे भी ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं हुआ था, तब तक बाथरूम के अंदर से आवाज़ आती है, मेरे कपड़े। ये सुनते ही वैष्णवी जल्दी से भाग कर जाती है और यहाँ दरवाजे के पास टिके हुए मिस्टर एडी की तरफ देखकर कहती है, जी मैं देती। लेकिन ये बोल करके वो शख्स तो बाहर की तरफ आराम से आ गए थे टॉवल में। टॉवल को आराम से अपने वेस्ट पर लपेटे हुए वो जैसे अभी बाहर की तरफ निकल रहे थे, तब तक वैष्णवी की नज़र शीशे की तरफ से उनकी तरफ पड़ ही जाती है। बेचारी अभी तक तो वार्डरोब खोलने वाली थी, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका हाथ काम कैसे करे, क्योंकि उसकी नज़र तो कहीं और थी। वो लगातार अजीबोगरीब तरीके से वार्डरोब को खोल रही थी, लेकिन वार्डरोब बाहर की तरफ खुलता था और वो अंदर की तरफ धक्का लगाए जा रही थी और ऊपर से गुस्सा भी रही थी। ये खुल क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया? इसे बंद क्यों हो गया? जाम लग रहा है क्या? तभी मिस्टर एडी, जो कि उसकी तरफ अपना एक तौलिया फेंक कर मारते हुए कहते हैं,
वार्डरोब खोल रही हो या फिर अपनी नज़र से कुछ और ही खोलना चाह रही हो? जैसे ही वैष्णवी ने यह सुना था वो जल्दी से अपने चेहरे को अब वार्डरोब के इस अजीब से दरवाजे की तरफ मोड़ चुकी थी, जो कि उससे अभी तक तो नहीं खुल रहा था, लेकिन जैसे अभी उसे बाहर की तरफ खींची थी वो तुरंत ही खुल गया था। ये देखते ही वैष्णवी जो अपने सर पर खुद ही अपने हाथ से मारते हुए कहती है, पागल हूँ क्या मैं? लेकिन जैसे उसने अंदर का नज़ारा देखा था वो एकदम से बहुत चक्का थी और एकदम से अपना मुंह बड़ा सा खोलते हुए कहती है, हो। बस उसका इतना ही रिएक्शन मिला था मिस्टर एडी को, लेकिन एडी को कपड़े चाहिए थे, वैष्णवी के अजीबोगरीब रिएक्शन नहीं। और फिर वो फिर से थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, कपड़े कहाँ हैं मेरे, दो मुझे। लेकिन वो कौन से कपड़े देती? वार्डरोब तो पूरा खाली था ना, क्योंकि कल ही रात में तो सारे कपड़े उसके मुंह पर फेंके गए थे कि सारे कपड़े को धुलना है। लेकिन बेचारी तो रात भर कॉकरोच के साथ बाथरूम में बंद थी, कैसे धुल पाती वो? एकदम से अपना थूक गटकती और फिर एडी की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहती है, वो हुआ क्या ना कि तभी वो अपनी नज़रों को छोटी करते हुए कहते हैं, क्या हुआ? कपड़े तो मेरे, और मुझसे फालतू बकवास मत किया करो, एक तो तुम्हारा चेहरा। ये सुनते ही वैष्णवी अपने मन में कहती है, सुंदर तो मैं हूँ, वो बात अलग है, आप बोल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उसका ध्यान जाता है उसके ठीक सामने लगे वार्डरोब पर, जो कि अभी पूरी तरह से खाली था। और फिर उसका ध्यान जाता है मिस्टर एडी की तरफ, जो कि अभी उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप के इतने करीब नहीं आने दे सकती थी ऐसे नंगो पंगो इंसान को। वो हल्का पीछे तो कहती है, आप मारेंगे मुझे? मारिएगा नहीं, वो मैंने वो मुझे नहीं पता था आपके पास इतने कम कपड़े हैं। ये सुनते ही वो उसे गुस्से में देखते हुए कहते हैं, व्हाट डू यू मीन? मतलब मेरे वार्डरोब में कोई कपड़ा नहीं है? ये बोलकर के जैसे उन्होंने अपने पूरा वार्डरोब देखा था, पूरा वार्डरोब खाली था। और फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो कल रात में सारे कपड़े उस लड़की को दे रखे हैं। और अब वो उसके हाथ को जोर से पकड़ करके जैसे वो पीछे भाग रही थी उसे अचानक अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, कपड़े कहाँ हैं मेरे सारे? वो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, मैंने नहीं चुराए, आपने रात में मुंह पर फेंका था मेरे धुलने के लिए। मुझे लगा धुल दूंगी, लेकिन रात भर मैं सो गई थी बाथरूम में तो धुल नहीं पाई। मैं धुल दूंगी, आज धुल दूंगी। तभी वो अपने आप को दिखाते हुए कहते हैं, तो मैं क्या ऐसे जाऊंगा ऑफिस? वैष्णवी धीरे से अपने निचले होठ को अपने दांतों तले दबाते हुए कहती है, नहीं, टॉवल पहनकर ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगेगा, सब आपको अजीब नज़रों से देखेंगे। मुझे नहीं लगता आपको ये टॉवल पहनकर जाना चाहिए। अभी तक तो एडी को सिर्फ गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब इस लड़की की बेवकूफ़ियत पर थोड़ी हंसी भी, और वो उससे पूछ ही लेते जोर से अपने वार्डरोब पर हाथ मारते हुए, तो तुम चाहती हो कि मैं इस टॉवल को भी निकाल दूं? लेकिन ये सुनते हुए वो जल्दी से अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, कैसा मजाकिया बात, सॉरी, मैं धुल देती हूँ, कपड़े सूख जाएंगे थोड़ी देर में, जल्दी से धुल देती हूँ। लेकिन तभी वो उसे रोकते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे आराम से धुलोगी, वो भी अपने हाथ से। कपड़े तो मैं मंगवा ही लूँगा। चाहते तो कपड़े किसी से मांग कर भी पहन सकते थे, इतना बड़ा परिवार है इनका, लेकिन नहीं, फिर ये मिस्टर देशमुख कैसे कहलाएंगे? और फिर वो देखती अपने उसी अजीब व गरीब नाश्ते की तरफ। अभी मिस्टर रेडी उसी तरफ जा कर के बात करने वाले थे किसी से, और तब तक वो उसे घूर करके सामने लगे इस ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अब तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ ये? जी मैं खा रही हूँ। और वो फिर से बेचारी सैलेड पे सैलेड, अजीब व गरीब ये घास फूस खाने में लग जाती है। फाइनली लगभग 1 घंटे के अंदर जा कर के उससे ये बहुत ही मुश्किल से ख़त्म हो पाया था। अजीब सा मुंह बनाते हुए वो ट्रे को लेकर के बाहर निकल रही थी। थोड़ी देर में, लगभग अभी 5 से 7 मिनट ही हुए थे, और 5 से 7 मिनट में यहाँ पर पूरे कपड़ों का गत्ता आकर के रख दिया गया था। कुछ बॉडीगार्ड्स उन्हें मिस्टर एडी के कमरे की तरफ लेकर जा रहे थे। अभी वैष्णवी जी पूरे घर में हर एक कोने की सफाई में लगी हुई थी, और ये देख कर के एकदम से अचंभित होते हुए अपने पसीने को अपने पल्लू से पोंछते हुए कहती है, मानना पड़ेगा, इनकी बात सब लोग मानते हैं, मतलब सिर्फ मैं नहीं डरती हूँ इनसे, और भी लोग डरते हैं। लगभग थोड़ी देर में अभी वो हॉल की सफाई में लगी हुई थी, तब तक अब मिस्टर एडी भी बाहर आ चुके थे अपने कमरे से, ऊपर से नीचे तक काला काला काला। वो धीरे धीरे अपने हाथों से पोछा लगाते हुए उन्हीं की तरफ देखे जा रही थी, और उन्हीं की तरफ देखते देखते कहती है,
आ गए आदि दानव। पता नहीं क्यों लोगों की तरह नॉर्मल कपड़े नहीं पहनते ही है। लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं आ रहे थे और इसी बात का वैष्णवी को खौफ था कि वो फिर से उनके ठीक सामने पहुंच जाएगी और कोई नया काम ना थमा दे उसके हाथों। लेकिन अभी वो जिया के कमरे की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से उसे भी थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। थोड़े ही देर में उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी जो कि जिया के चिल्लाने जैसी लग रही थी, और वो तुरंत ही पोछा को एक साइड में छोड़ती और जल्दी जल्दी दौड़ते हुए ऊपर की तरफ आ रही थी। अभी वो जिया के कमरे की तरफ पहुंच ही पाती दौड़ते हुए, लेकिन तब तक ही मुदित, जो कि अपने आराम से कानों में हेडफोन लगा करके अपने गाने को सुनते हुए नीचे की तरफ जाने वाला था। लेकिन इस तरह से अपने ठीक सामने चाची को भागता दौड़ता आते देख करके वो तुरंत ही उनको रोकते हुए कहता है, क्या हुआ? उसने अपने कानों से हेडफोन भी निकाल दिया था और थोड़ा घबरा कर पूछता है, आप ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? वैष्णवी जो हाँफते हुए कहती है, हुआ नहीं है, बल्कि हो रहा है। सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? और ये बोल करके वो मुदित के साइड से भी जिया के कमरे तक जा पाती उससे पहले ही मुदित तुरंत ही उनको रोकते हुए कहता है, क्या कर रही हैं आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन तभी वैष्णवी हैरान होते हुए कहती है, अंदर से आवाज़ आ रही है उसके रोने की, आपको सुनाई नहीं दे रही क्या? आप लोग कैसे इंसान हैं? ये सुनते हुए मुदित तुरंत ही उनको समझाते हुए कहता है, चाची आप अंदर नहीं जा सकती। वैष्णवी थोड़े गुस्से में कहती है, देखिए मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे कोई पसंद नहीं करता और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है और इस तरह से मैं किसी को चिल्लाता हुआ नहीं सुन सकती। मैं जा रही हूँ। और ये बोल करके वो गुस्से में जाने तो लगी थी, लेकिन तब तक मुदित को चाची यानी कि मिसेस वैष्णवी देशमुख के सामने आना ही पड़ जाता है और उनको रोकते हुए कहता है, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। मुझे भी सुनाई दे रहा है कि इस वक्त चाचू क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको रोके उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो उन्हें रोकता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सुन करके तो वैष्णवी को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये घर है या फिर वाकई किसी जहन्नुम का माहौल। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इस वक्त अंदर इतने जोर जोर से रो रहा है और कोई यहाँ पर है ही नहीं जिसके अंदर इतनी दम हो, इतनी ताकत हो कि अंदर कोई रोक नहीं जा सके। लेकिन वैष्णवी ये सब कुछ नहीं झेल सकती थी। उसके साथ ये सब कुछ हुआ था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी और के साथ ये सब कुछ होने दे। और वो मुदित को समझाते हुए कहती है, देखिए वो मुझे मारेंगे, मुझे चलेगा, लेकिन उस छोटी सी बच्चे को तो ना मारे कम से कम। मुझसे तो औहदे में यहाँ पर वैष्णवी जी बड़ी थी, लेकिन उम्र में मुदित ही बड़ा था। और अब थोड़े गुस्से में वो भी अपने सामने खड़ी वैष्णवी जी को समझाते हुए कहता है, या तो आप मेरी बात मान जाइए या तो फिर आप बहुत ज़्यादा पछताएंगी, क्योंकि अगर आप उन्हें रोकने गई तो वो और ज़्यादा अपना गुस्सा जिया पर उतारेंगे। आपको नहीं मार सकते शायद, क्योंकि उन्हें आपको हाथ नहीं लगाना है। उनके काम के बीच कोई नहीं आ सकता, और जो आता है वो ज़िंदगी भर सिर्फ पछताता रह जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जा कर के देख सकती हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। मगर अगर आप जिया को बचाना चाहती तो चुपचाप से अपने आंसू जा कर के नीचे बहाइए। मुझे और कुछ नहीं कहना आपसे। और ये बोल करके वो वहाँ से निकल गया था। और वहीं वैष्णवी दीवार पर अपने हाथों को धीरे से रखते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? ये कैसा घर है? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और ये बोल करके वो वहीं ज़मीन पर चुपचाप बैठ जाती है। और उसको इस तरह से परेशान देख करके शोभा जी, जो कि अभी तो अपने फाइल्स वगैरह को देखते हुए नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन वो उसको इस तरह परेशान देख करके वहीं पर बैठ जाती हैं और संभालते हुए कहती हैं, क्या हुआ वैष्णवी, रो रही हैं आप? वैष्णवी अपना चेहरा उठा करके यहाँ अपनी छोटी भाभी को देखते हुए उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप तो उसकी मम्मा है ना, आप जाकर रोकिए ना इनको, मैं कुछ नहीं बोल सकती। वो मुदित जी कह रहे थे कि अगर मैं रोकने गई तो जिया को और मार पड़ेगी। आप जाकर रोकिए ना उन्हें प्लीज़, वो देखिए ना बच्ची है, रो रही है वो। लेकिन ये सुनते हुए शोभा जी उसके प्यार से गालों पर हाथ चलाते हुए कहती हैं, तुम मुझे कह रही हो कि मैं एडी को रोकूं? तुम मुझे क्या चाहती हो, मैं बचूं या टपक जाऊं? हाँ, अगर तुम्हें मुझे नहीं देखना है तो ठीक है, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि मैं जाकर एडी को रोकूं, वरना अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो ऐसी बात मत करो ना। ये सुनते ही वैष्णवी खड़े होते हुए कहती है, आप सब इतना डरते क्यों हैं उनसे? अरे वो इंसान ही तो है। ये सुनते हुए वो हल्का सा स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहती हैं, तुम क्यों इतना घबराती हो वैष्णवी, उनसे इंसान ही तो है वो। तभी वैष्णवी थोड़े स्लो टोन में कहती है, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है उनसे, वो
सामने आते हैं ना तो ऐसे लगता ही नहीं है नॉर्मल इंसान है, दानव लगते हैं। बताइएगा मत उनसे। लेकिन अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है, सब लोग डरते हैं उनसे। आप तो बड़ी हैं फिर भी डरती हैं। मैं कैसे रह रही हूँ उनके साथ मुझे ही पता है, पता नहीं कहाँ से मेरी शादी हो गई उनके साथ। और फिर वो रोते रोते अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, भाग जाऊंगी मैं किसी दिन। और ये बोल करके वो नीचे की तरफ जाने लगी थी और फिर से अपने हाथों में इस पोछे के डंडे को पकड़ करके अपना पूरा गुस्सा उसी पोछे पर निकाल रही थी। यहाँ देशमुख खानदान की बहू और साथ ही रघुवंशी परिवार की बेटी पोछा लगा रही हो और किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब आराम से नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ शोभा जी ने एक बार वैष्णवी को आवाज लगाया था, लेकिन जैसे ही वैष्णवी बताती है रोते हुए कि मुझे उन्होंने कहा है पहले सफाई करूँ उसके बाद ही, और उनका उबला हुआ खाना तो मैं ही खाई हूँ तो मुझे नहीं खाना कुछ। बस उसने इतना कहा था और फिर किसी ने उससे कुछ भी नहीं बोला, कोई सांत्वना भी नहीं दिया उसे। बेचारे को इस वक्त सिर्फ जिया की फिक्र थी कि वो अगर आ जाती, एक बार मिल लेती जिया से तो उसे थोड़ा सुकून मिलता पता। लेकिन वही अकड़ू दानव जिसे वो जहन्नुम का राक्षस भी कहना चाह तो रही थी, लेकिन उनके सामने कुछ कह नहीं सकती थी बेचारी, उन्हें देखती और जल्दी जल्दी अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ करके अपना पूरा ध्यान यहाँ की सफाई में लगा दी थी। और उसे इस आदमी का चेहरा भी नहीं देखना था। बहुत गुस्सा आ रहा था वैष्णवी को इस आदमी के ऊपर। अपने लिए तो कभी नहीं गुस्साई थी वो, लेकिन किसी और को देख करके उसे अपना बचपना याद आ गया था। जिया की आवाजें उसको अपना बचपना याद दिला रही थी। थोड़ी देर में वो शख्स अब बाहर निकल चुके थे। कोई उन्हें कुछ भी नहीं बोला। वो आराम से अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर अपने आर्म तक चढ़ाते हुए बाहर निकल गए थे और सबके सब बस उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। और जाते जाते कुछ बॉडीगार्ड्स उनके पीछे लग चुके थे। कैसे इंसान थे और कैसा परिवार था ये। वो अपने मन में ही कहती है, कोई तो होना चाहिए इनके कान पकड़कर इनको ठीक करने वाला, तब समझ में आता। पता नहीं कहाँ से इतने खतरनाक बन गए। एडी एडी एडी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इशिता के दिमाग में एक टेंशन चल रही थी जो उसे बहुत ही ज्यादा अंदर से परेशान किए जा रही थी। शादी वो भी किसी ऐसे इंसान से जो मेरे बाप को पसंद है, वो कैसा ही हो सकता है। लेकिन उनकी माँ यानी कि कुसुम जी इस बात से खुश थी कि अब सब कुछ उनके परिवार में दोबारा से ठीक हो रहा है और अब इशिता और उनके पापा भी धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं। यह सोच कर ही वो खुशी खुशी अभी सुबह सुबह इशिता के लिए चाय लेकर आई थी, क्योंकि आज इशिता को ना लग रहा था ऑफिस जाना है और ना कोई और काम करना है। उसके दिमाग में शायद एक ही बात परेशान की जा रही थी, जिसकी वजह से आज वो पूरा टाइम सिर्फ इसी बात पर फोकस करने वाली थी कि वो इसका सोल्यूशन क्या निकाले, क्योंकि उस आदमी से तो वो किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकती थी जो उसके बाप को पसंद हो। चाय का कप थमाते हुए वो इशिता के माथे पर इस शिकन को देख पाई थी और प्यार से उसकी गाल को हल्का खींचते हुए कहती है, क्या बात है, शर्मा रही हो शादी होने वाली तुम्हारी इस बात को सुनकर। क्यों नहीं समझती थी आखिर कुसुम जी उसके फीलिंग को, लेकिन वो भी कभी अपने फीलिंग्स को अपनी माँ के सामने जाहिर ही नहीं कर पाई। वो अपने चेहरे पर हल्की हंसी ले आकर के अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ना, अब थोड़ा शर्माऊंगी नहीं क्या मैं, शादी होने वाली है मेरी। और फिर देखिए ना, पापा भी बिल्कुल अच्छे बन गए अब हमारे साथ। मेरी शादी की फिक्र हो रही है अब उन्हें। देखिए सब कुछ अच्छा हो गया। आप बढ़िया से खाना बनाइए, मैं थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलूंगी, कुछ काम कर रही हूँ मैं। और ये बोल करके उसने अपना टैबलेट ऑन कर लिया था। कुसुम जी भी कभी भी इशिता को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इशिता के लिए उनका काम कितना ज़्यादा मैटर करता है। जाते जाते कुसुम जी दरवाजे के पास टिकते हुए कहती हैं, अच्छा सुनो, थोड़ा जल्दी तैयार होना और कपड़े अच्छे पहनना। शायद तुम्हारे पापा उस लड़के को लेकर के दोपहर के खाने पर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि लड़का हमें पसंद आएगा। और ये बोल करके वो बाहर निकल गई थी। लेकिन ये सुनते हुए इशिता, जो कि जैसे अपनी मम्मा को बाहर जाता देखी थी, जोर से उस टैबलेट को नीचे की तरफ फेंक कर मारी थी कि वो पूरा टैबलेट चकनाचूर हो चुका था। लेकिन अभी तक उसका गुस्सा उसके दिमाग में उसी तरह से पड़ा हुआ था। वो कैसे चकनाचूर होगा? जब तक उसके बाप उसके सामने आते रहेंगे तब तक इशिता कभी ठीक नहीं रह पाएगी। वो तुरंत 15 मिनट के अंदर ही वो तैयार होकर के बाहर निकलने लगी थी। उसकी माँ उसे जाता हुआ देखकर उसको रोकते हुए पूछती है, पर तुम तो आज यहीं रहने वाली थी ना बेटा, इसी वजह से तो तुम्हारे पापा। लेकिन तभी इशिता उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अच्छा अचानक से एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट का फ़ोन आ गया, वो बहुत ही ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो रहा है और मॉम ना
कुछ चीज़ों को मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, वेदा नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और ये बोलकर कि वो गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। कुसुम जी इतनी तो हिम्मत नहीं कर सकती थी कि श्वेता को किसी काम के लिए रोके, लेकिन बस वो इतना कहती हैं, थोड़ा जल्दी आना बेटा वक्त से, पापा गुस्सा करेंगे हाँ। और ये बोलकर कि वो उसे जाने के लिए इजाज़त दे दी थी। इशिता उनको हक करते हुए कहती है, जी बिल्कुल, आप पापा, आप उनकी खातिरदारी में कोई कमी मत करिएगा। और ये बोलकर कि वो उन्हें गले लगाते हुए वहाँ से बाहर निकल चुकी थी। और जिस रफ्तार से वो इस वक्त गाड़ी चला रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो गाड़ी है, एरोप्लेन ही समझ ली थी इशिता उसे। 15 मिनट का रास्ता तय करते हुए अब वो फाइनली एडीजी के ऑफिस में थी। और ऑफिस में वो अपने कैबिन से पहले इस वक्त मिस्टर वेदांत के कैबिन में जाना प्रेफर करती है, जो कि ऑलरेडी इस वक्त 2 लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। ये कंपनी के लोग थे और वेदांत काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे उन पर। कुछ काम में लापरवाही की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। अगर 2 घंटे के अंदर मुझे नया अपडेट नहीं मिला तो समझ लेना कि ये एग्जाम्पल बहुत जल्द तुम लोगों के साथ रियलिटी में बदलने वाला है। मिस्टर वेदांत वैसे तो इशिता के सामने कुछ अलग ही रहते थे, लेकिन गलती से इशिता ने उनके इस लैंग्वेज को सुन लिया था। बट फिर भी इशिता ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। और जैसे ही वो 2 आदमी यहाँ से बाहर निकले थे, इशिता मिस्टर वेदांत के चेयर को अपनी तरफ अचानक से घुमाते हुए कहती है, क्या बात है, आज बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको? ये सुनते ही अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, गुस्सा तो एक साइड में छुप जाता है जब आप हमारे सामने आती हैं। खैर, सुबह सुबह अपना दर्शन क्यों करा रही हो? तब इशिता थोड़ा फ्लर्टिंग वे में उनकी तरफ क्लोज होते हुए कहती है, बस कुछ पर्सनल काम था आपसे मिस्टर वेदा। ये सुनते हुए अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, कहिए। वेदांत खड़े होते हुए इशिता से पूछते हैं, बताओ क्या चाहिए? इशिता पूरे कॉन्फिडेंट लहजे में उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम चाहिए, मिलोगे? हाँ क्यों नहीं, वेदांत का सिर्फ यही जवाब था। तब इशिता हंसते हुए कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, शादी करना चाहती हूँ तुमसे, करोगे? ऐसे अचानक कौन पूछता है, वो भी डायरेक्ट? अब ये कोई मजाक है राइट? और तुम सुबह सुबह प्रैंक कर रही हो मेरे साथ, आई यू आउट ऑफ योर माइंड? और ये बोलकर कि वो जैसे अभी दूसरी तरफ मुड़ते, लेकिन तब तक इशिता उनका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली पूछ रही हूँ। बड़ा आगे पीछे मजनू की तरह फिरते रहते हो, शादी करोगे मुझसे? खैर, शादी के नाम पर अच्छे अच्छे लौंडों की फटकर हाथ में आ जाती है। मैं तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। कोई बात नहीं, सो के मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। लेकिन ये सुनते वेदांत, जो अब उसके हाथ को देखता है जो कि अभी तक वेदांत के हाथ में था। इशिता ने खुद हाथ पकड़ा था वेदांत का पहली बार, वो भी इस इंटेंशन से। और अगर वो इतनी सीरियस है तो फिर ठीक है ना। वेदांत ने अचानक ही उसके हाथ पर अपनी ग्रिप को बहुत ही मजबूती से कस लिया था और उसके प्यारे खूबसूरत गोरे गोरे हाथों को अपनी तरफ बढ़ाते हुए अपने होठों से धीरे से चूमते हुए कहते हैं, मैं तो कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। इशिता स्माइल करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती और उनकी कॉलर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहती है, तो मैं इसके लिए हाँ समझो। वैसे भी मेरा बहुत दिल कर रहा है, बहुत ज़ोर से मन कर रहा है शादी करने का। और मैं कहती हूँ ना कि शादी के बीच में मुझे ज़्यादा टैंट्रम्स नहीं चाहिए। हम आज ही शादी करेंगे। आज नहीं, हम आज शादी नहीं कर सकते। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? तब इशिता हंसते हुए कहती है, नहीं मतलब थोड़ी सी आज शादी कर लेते, जैसे कि आज मुझे अपनी मॉम डैड से मिलवा दो, कम से कम उन्हें भी तो मैं पसंद आनी चाहिए ना। तभी वेदांत हंसते हुए कहता है, पागल हो क्या तुम? जब से तुम मुझे पहली बार मिली हो तब से ही बहू बना चुका हूँ मैं तुम्हें अपने घर की, और मेरे मॉम डैड को तो पहले से ही पसंद हो तुम। इशिता हंसते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, मेरी सासू माँ से कह देना कि मेरे लिए कुछ अच्छा बना कर रखेंगी, क्योंकि मुझे उनके हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है। आज इशिता कुसुम देशमुख नहीं बल्कि होने वाली उनकी बहू उनके घर पर आएगी उनसे मिलने, इन्फॉर्म कर देना उन्हें। और ये बोल करके वो उनके कैबिन से बाहर निकल चुकी थी। जैसे ही एक तरफ इशिता मिस्टर वेदांत के कैबिन से बाहर निकलती, वो तुरंत ही ऋत्विक को कुछ मैसेज करती है, जिससे ऋत्विक भागे भागे उसकी कैबिन की तरफ आ चुका था। जैसे इशिता अपने कैबिन में एंटर की थी, पीछे से ऋत्विक भी दरवाज़ा खोलते हुए पूछता है, मे आई कम? लेकिन तब इशिता कहती है, इसका टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आओ। अभी वो तुरंत ही चेयर पर बैठी थी और ऋत्विक की तरफ घूरते हुए कहती है, मुझे जल्द से जल्द एक लॉयर चाहिए, डिवोर्स लॉयर। 6 महीने का प्रोसेस होता है डिवोर्स का। अगर अभी इस अपील किया तो काम बन जाएगा। 2-3 दिन में हमारी शादी होगी और उसी दिन डिवोर्स अपील हो जाना चाहिए।
आर यू लिसनिंग मी? तभी ऋत्विक जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, नहीं मैम। इशिता जो कि अपने हाथ को जोर से काउंटर पर मारते हुए कहती है, और वो क्यों? कान बंद है तुम्हारे? लेकिन ऋत्विक जो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैम आपकी शादी नहीं हुई अभी, बिना शादी के डिवोर्स कैसे हो सकता है? डिवोर्स तो पति के साथ लिया जाता है और आपका तो कोई पति। लेकिन तभी इशिता जो कि सामने के कैबिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मिस्टर वेदांत सूर्यवंशी को जानते हैं? डिवोर्स फाइल में एज अ हस्बैंड उन्हीं का नाम होना चाहिए। और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। बेचारा ऋत्विक अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर इतना टेंट्रम्स कर क्यों रही है मैडम। जब डिवोर्स ही लेना है तो फिर शादी क्यों, और वो भी सिर्फ 2-3 दिन के अंदर। बहुत ही अजीब था ये सब कुछ। वो भी ये सारी बातें पूछना चाह रहा था और वो अपनी आंखों से अभी इशिता मैम को देखे जा रहा था, जो कि अपने हाथ में फाइल पकड़ी और दूसरे हाथ में इस वक्त पेन पकड़ करके उसे साइन कर रही थी। तभी ऋत्विक की तरफ देखते हुए कहती है, इलाहाबाद निकलो तुम तुरंत, और हाँ, लॉयर से बात कर लेना। ये बोलकर कि अभी वो जैसे ऋत्विक की तरफ देखी थी वो अभी भी कंफ्यूज था। उसे एक्सप्लेन करते हुए इशिता जो कि गुस्से में कहती है, तुम ही से बात कर रही हूँ मैं, समझ में आया कुछ? लेकिन ऋत्विक अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको डिवोर्स ही लेना है तो आप शादी क्यों कर रही हैं? और आपकी तो अभी शादी हुई भी नहीं है, तो ये सब कहीं आप कल रात के अनाउंसमेंट की वजह से? इशिता अपने चेयर पर लीन होते हुए कहती है, 2 कौड़ी के अनिरुद्ध मेरे को सिखाने चले कि गेम कैसे खेलते हैं। वैसे अच्छा है, पता तो चलना चाहिए कि किससे टक्कर ले रहे हैं। आखिर सोनी की खून होनी का असर है मेरे ऊपर। देखते हैं, अगर ये बैटल उन्हें लड़ने का शौक है तो कौन जीतता है। अब जाकर के ऋत्विक अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, ओह तो मतलब अपने नानों की वसीयत के हिसाब से आप पहले शादी करेंगी, शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी और फिर आप डिवोर्स ले लेंगी। मतलब प्रॉपर्टी भी आपकी और आपको शादी का कोई झंझट भी नहीं झेलना पड़ेगा, राइट? लेकिन इसमें वेदांत सर का दिल टूट जाएगा मैडम। इशिता अपनी नज़रों को उठा करके ऋत्विक की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें बहुत फर्क पड़ रहा है वेदांत के लिए? जैसे मेरा डिवोर्स होगा ना, तुम्हारी शादी करा दूंगी मैं उससे। पता भी है कैसा बंदा है वो, एकदम से पूकी इंसान है। और मुझे कोई मैन चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा प्यारा सा छोटा सा नाजुक सा इंसान नहीं। तभी ऋत्विक हंसते हुए कहता है, छोटे तो नहीं है मैम, हाइट बहुत है उनकी। वैसे आप हील भी पहन ले तब भी उनके कंधे तक ही लेकिन तब इशिता कहती है, उसको बहुत फेवर कर रहे हो, कहीं उसके लिए तो काम नहीं करते? तभी ऋत्विक जल्दी से खड़े होते हुए कहता है, नो नो मैम, मैं सिर्फ आपका वफादार हूँ, बस बता रहा था कि ऐसे किसी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। ये सुनते इशिता अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, उसे फिलहाल कुछ नहीं बता सकती, लेकिन उसका दिल टूटने से पहले उसको सब कुछ समझा दूंगी। और वैसे भी उसे तो मैंने बहुत पहले ही बता रखा था कि मैं शादी में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं हूँ, और वो मुझसे प्यार नहीं करता। ही ऑलवेज यूज्ड टू फ्लर्ट मी, इट्स जस्ट अबाउट फ्लोटिंग एंड अट्रैक्शन। और वैसे भी अगर मुझे किसी से प्यार हुआ तो वो इंसान यू नो मिस्टर एटी की तरह होगा, जिसका नाम सुनते ही सब लोग कांप उठे, जिसके बारे में बात करते हुए लोगों की जुबान लड़बड़ा जाए। ही इज द मेन कैरेक्टर। ऋत्विक जो कि अपने चेहरे को जैसे ही दूसरी तरफ मोड़ा था, अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, जाते जाते वो इस वक्त इशिता की तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार ऋत्विक के निगाहों में कोई क्वेश्चन या फिर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, बल्कि थोड़ी तरस सी नजर आ रही थी इशिता के लिए। और वो बंद करते हुए दरवाज़ा खुद से कहता है, खुद अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं आप। खैर मुझे क्या, इतने सालों तक उनके साथ रहने के बावजूद भी अगर आप उनको नहीं समझ पाई तो इट्स योर फॉल्ट मैम। और ये बोल करके वो एक बार वेदांत सूर्यवंशी के कैबिन के ठीक सामने देखा था, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लेटर में उनका नाम लिखा हुआ था, मिस्टर वेदांत सूर्यवंशी। ऋत्विक के चेहरे पर एक अजीब सी सेटिस्फाइंग स्माइल आ जाती है। क्या वाकई इशिता कोई भूल कर रही थी अपनी इस ट्रैप में मिस्टर वेदांत को फंसाकर? क्या वो वेदांत को ही फंसा रही थी, या फिर कहीं उसके लिए कोई बड़ा सा ट्रैप तो नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल ब्राइड ऑफ डेविल माफिया, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।